हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 11th-12th बीएससी एमएससी का टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं या बोलते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। तो देख लेते हैं, फिनालिक समूह की उपस्थिति के कारण बेंजीन चक्र की सक्रियता बढ़ जाती है। बोल मतलब हमारा बेंजीन ये है, तो फिनालिक ग्रुप की जो उपस्थिति के कारण है वो बेंजीन की सक्रियता या एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है बोला जा रहा है। और फिनाल में बेंजीन की अपेक्षा सुगमता से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बोल रहा है। जैसे कि देखिए, ये हमारा सिंपल बेंजीन है ना। तो सिंपल बेंजीन में हम अगर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला, इसका प्रतिस्थापन करवाते हैं तो उतना सरलता से हमारा इजिली नहीं हो पाता। जैसे कि हमारा ये फिनॉलिक ग्रुप उपस्थिति के कारण ये जो फिनाल है हमारा, उसमें बेंजीन के कंपेयर में हम देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो फिनालिक समूह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग दिशात्मक समूह होते हैं, जिसके कारण फिनाल में प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन आर्थो या पैरा स्थान पे होता है। ठीक है, तो आर्थो और पैरा किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा फिनाल है ना। तो फिनाल का ही अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ठीक नहीं होगा। तो फिनाल का क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है हमारा, उसको निकालते हैं, तभी यहाँ पे रिएक्शन हो पाता है फिनाक्साइड आयन का। ये है हमारा फिनाक्साइड आयन। तो फिनाक्साइड आयन का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो पैरा और आर्थो जो प्रतिस्थापन करेगा बोल रहे हैं, वो से पता चल जाएगा कि हमारा किस पोजीशन पे जुड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये फिनाल है हमारा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको बोलते हैं फिनाक्साइड आयन। तो फिनाक्साइड आयन का अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये जाएगा यहाँ, और ये जो डबल बॉन्ड है ये जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा किए तो कहाँ पे, देखो ये डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड आएगा ना यहाँ पे। अब क्या है, ये डबल बॉन्ड जा रहा है यहाँ, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब हमारा नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, आर्थो पोजीशन बोलते हैं, है ना। ये है आर्थो पोजीशन, ये है आर्थो डेज, ये मेटा पोजीशन, ये मेटा डेज बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पैरा। तो सबसे पहले हमारा समावावी या आइसोमर क्या होगा, आर्थो। ठीक है, आर्थो हो गया। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे, कैसे करेंगे, ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव है, उसको यहाँ पे करेंगे चार्ज को, ये नेगेटिव यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, मतलब कि ये जो डबल, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड बनाया, और ये जो डबल बॉन्ड था वो जा करके यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ये हो गया। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेट हुआ ना, यहाँ पहले था आर्थो पोजीशन पे, अब कहाँ चला गया वो, पैरा पोजीशन पे, ये हुआ। अब पैरा पोजीशन से फिर कैसे करेंगे, ये जाएगा फिर से यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे रेजोनेट किया जाए करके, तो इस तरीके से आप रेजोनेट करोगे। चलो इसको कर देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे करवाए थे इसको यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड गया था यहाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है, देखिए अब ये नेगेटिव चार्ज गया है यहाँ और ये डबल बॉन्ड गया है यहाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ आया, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो फिर से हमारा फिनाक्साइड आयन बन जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले ये हमारा बेसिक था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। तो हमें ये पता चल गया कि हम जो बोले थे आर्थो और पैरा समावी, तो देखो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बना है, उसमें कहाँ कहाँ पे जुड़ेगा, ये है आर्थो, ये है पैरा और ये है आर्थोटेस। मतलब हमारा जो फिनाल है या फिनालिक ग्रुप है वो क्या किस में जोड़ता है, आर्थो और पैरा पोजिशन पे जोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लोन पेयर भी रखता है, अगर लोन पेयर को भी दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कि बेंजीन न्यूक्लियस में किस तरीके से अभिक्रिया या रिएक्शन हो सकता है। अब इसका एक एक एग्जांपल लेते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलोजनीकरण, है ना। हैलोजनीकरण सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर आएगा आपका सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहला है हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। तो फिनाल ब्रोमीन जल की अधिकता में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल देता है। तो हमारा ऑर्गेनिक का यही खासियत है कि अगर हम इसको नहीं भी देखते हैं और इसको देखेंगे रिएक्शन को, तो हमें वर्ड में पता चल जाता है कि पेपर में कैसे लिखें करके, है ना। अगर आपको ये वर्ड वाला याद है तो वो भी ठीक है, या ये रिएक्शन वाला याद है तो भी ठीक है, एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। तो देखते हैं, ये है हमारा फिनाल। अगर नहीं पता है तो नीचे में लिखते जाइएगा कि ये फिनाल है ना। ये हो गया हमारा फिनाल।
अब फिनाल का क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन मतलब कि हेलोजनेशन, हेलोजन मतलब कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो यहाँ पे कराया गया है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। और कितना ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है ना। टोटल अगर देखा जाए तो 6 है यहाँ पे, इसको इंटू करेंगे तो आपका 6 है ब्रोमीन। तो अब 6 है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सभी जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कि हाइड्रोजन कहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल 6 ब्रोमीन है, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट में देखो 3 जगह पे जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है हमारा आर्थो और पैरा पोजिशन पे, ये तीनों हाइड्रोजन को लेगा और 3 ब्रोमीन यहाँ पे बाहर निकलेगा, किसके, HBr मतलब कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रूप में वो बाहर निकला। अब 3 ब्रोमीन यहाँ पे बचा है ना। जो 3 ब्रोमीन बचा हुआ है यहाँ पे, ऐसा करके ब्रोमीन बचा हुआ 3 ब्रोमीन, वो क्या करेगा, 3 तो हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन बनाकर निकल गया। अब 3 आर्थो और आर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे आकर जुड़ जाएगा, मतलब हमारा 3 ब्रोमीन निकलेगा और 3 ब्रोमीन आकर यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। मतलब 2,4,6 अब ट्राइब्रोमोफिनाल कैसे पड़ा है, इसका नाम देख लेते हैं। इसको मानते हैं 1, ये 2 पोजिशन 3, 4, 5 और ये 6। इसी के कारण 2 पोजीशन पे जुड़ा है, 4 पोजीशन पे जुड़ा है और 6 पोजीशन पे जुड़ा है। इसी के कारण इसका नाम पड़ा है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। तो ये हुआ सबसे सिंपल, हम अगर ब्रोमिनेशन करवाते हैं फिनाल के साथ तो क्या होता है, 2,4,6 3 पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप जुड़ता है, ये हुआ। तो यहाँ पे मोनोब्रोमो उत्पाद बनाने के लिए ब्रोमीन की निश्चित मात्रा अध्रुवीय विलायक मतलब कि हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया मिलाकर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा क्या होगा, मोनो मतलब एक जगह पे जुड़ेगा। देखो यहाँ पे 3 जगह पे जुड़ा है, तो कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है कि हमें 3 जगह पे ना चाह के एक जगह पे चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन आता ही है। हेलोजिनेशन या तो 3 ब्रोमीन की उपस्थिति में दे देगा या क्या दे देगा, हमारा ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल ब्रोमीन 3 ब्रोमीन दे रहा है तो आपका ट्राई उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। और अगर इसी में हम कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला देते हैं तो मोनो बनाता है। मोनो मतलब कि आपका एक जगह पे जुड़ेगा, है ना। इसमें 3 जगह पे जुड़ा था पहला वाला में, अब इसमें क्या जुड़ा है, देखो 1 एक पोजीशन पे जुड़ेगा, या तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखें फिनाल का क्या कर दिए हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन और उसमें क्या डाल दिए हैं हम, अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 है ना, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन या तो यहाँ का निकालेगा या तो यहाँ का निकालेगा, है ना। और फिर से आपका ब्रोमीन ब्रोमीन एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाकर बाहर निकलेगा और एक एक ब्रोमीन को यहाँ पे हमारा सिंपल सा जोड़ देता है, ठीक है। या तो आर्थो पोजिशन पे जोड़ेगा ब्रोमीन को या तो पैरा पोजिशन पे जोड़ेगा। तो पहला आर्थो ब्रोमोफिनाल हो जाएगा और दूसरा वाला पैरा ब्रोमोफिनाल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 टाइप का हेलोजनीकरण या हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है हमारा फिनाल के साथ। तो कोई ना कोई एक पूछता ही है, या तो हेलोजनीकरण पूछता है, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, ये सब एक आएगा ही, मतलब आएगा, ठीक है। तो 2 टाइप का हम ब्रोमिनेशन करवाए, एक तो ट्राई प्रोडक्ट बना रहा था मतलब कि 3 जगह पे जोड़ रहा था, और एक मोनो प्रोडक्ट है ना, मतलब कि एक जगह पे जोड़ रहा था। तो आपको आ सकता है कि फिनाल का अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको 2 कंडीशन सोचना है, एक तो सिंपल ब्रोमीन की उपस्थिति में ट्राई वाला सोचना, और एक अध्रुवीय विलायक जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है तो उसमें मोनो वाला बनाना है। ये हुआ हेलोजनीकरण। अब दूसरा है हमारा सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन जिसको बोलते हैं। फिनाल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आर्थो एवं पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण देता है। कम ताप पर आर्थो तथा अधिक ताप पर पैरा समावे अधिक मात्रा में बनते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रोमोनीकरण हेलोजनीकरण जो था हमारा, उसमें 2 टाइप का प्रोडक्ट बन रहा था, एक तो मोनो एक ट्राई वाला। यहाँ पे भी 2 टाइप का रिएक्शन होगा, एक तो आपका मोनो वाला बनेगा, एक आपका डाई वाला बनेगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा अलग है, बाकी सब में क्या रहता है, सिंपल एक एक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे 2-2 बनता है, इसलिए स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये पूछा जाता है। तो देखो फिनाल है हमारा, ये इसमें क्या कर दिए हैं, सल्फोनीकरण कराने के लिए हमारा जरूरी है कंसंट्रेटेड या सांद्र H2SO4 बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, कंसंट्रेट मतलब कि अधिक मात्रा में होगा, तो ये आर्थो एक जगह पे जोड़ता है,
HSO3 को और या तो पैरा पोजीशन पे जोड़ता है, प्लस प्रोडक्ट मतलब कि प्लस बन रहा है ना। तो इसका नाम होता है आर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल और ये होता है पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल। तो हम अभी देखे थे ये वर्ड में जो लिखा था कि कम ताप पर आर्थो बनता है और अधिक ताप पर पैरा बनता है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिपेंड करेगा कि आपको आर्थो बनाना है कि पैरा बनाना है। तो कम आर्थो बनाना है तो आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, अगर पैरा बनाना है तो अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मान लो आपका लो टेम्परेचर है तो ये आर्थो वाला बना देगा और हाई टेम्परेचर में क्या बना देगा आपका पैरा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फिनाल का रिएक्शन करवाना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो आपको पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो क्या यूज करोगे करके देगा। तो आप क्या करना है, आपको पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो हाई टेम्परेचर यूज करवा देना। ये हुआ। तो यहाँ पे फिर दो कंडीशन हुआ कि लो टेम्परेचर पे आपका आर्थो और हाई टेम्परेचर पे आपका पैरा, ये हुआ। अब एक कंडीशन और आता है सल्फोनीकरण में, सल्फोनेशन जिसको बोलते हो आप। इसमें एक कंडीशन क्या आता है कि फिनाल का अगर हम 2 या 2H2SO4 के साथ लंबे समय तक गर्म करते हैं, कम था तो आर्थो बन रहा था, अधिक टेम्परेचर था तो पैरा बन रहा था। अब क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक गर्म कर रहे हैं। तो लंबे समय मतलब कि अधिक टेम्परेचर होगा, अधिक टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, और यहाँ पे 2H2SO4 जोड़ा है मतलब कि दो पोजीशन पे आपका HSO3 जुड़ेगा, ये आर्थो और ये पैरा पोजीशन है ना। तो लंबे समय तक अगर गर्म करोगे तो आर्थो पैरा दो प्रोडक्ट मतलब कि डाई वाला बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाल 2,4 डाई सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा और 2 वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से दो कंडीशन हुआ सल्फोनीकरण में। क्या क्या कंडीशन हुआ हमारा कि एक तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, एक कंडीशन ये, और एक लंबे समय तक गर्म करोगे तो आपका दो पोजीशन पे जोड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सल्फोनीकरण। अब अगला देखते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण तीसरा है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में ही पढ़ रहे हैं हम। नाइट्रेशन फिनाल तनु HNO3 से अभिक्रिया करके आर्थोनाइट्रोफिनाल एवं पैरानाइट्रोफिनाल का मिश्रण देता है ना। तो फिनाल का ही हम पढ़ रहे हैं तो फिनाल लिखेंगे सबसे पहले। तो अब क्या बोला जा रहा है, डाइल्यूट मतलब कि तनु बोला रहा है, तनु को ही हम डाइल्यूट बोलते हैं। तनु HNO3 और क्या दिया गया है, हमारा लो टेम्परेचर दिया हुआ है ना। तो लो टेम्परेचर में हमारा फिर से दो प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला पढ़े हैं हम हैलोजनीकरण, दूसरा सल्फोनीकरण, अभी पढ़ रहे हैं नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में हमारा एक कंडीशन है डाइल्यूट HNO3 और लो टेम्परेचर पे। तो ये बनाता है आपका आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरानाइट्रोफिनाल, ये हुआ। अब क्या कर देंगे, हम इसको थोड़ा सा हीट करवा देते हैं। ये तो डाइल्यूट था, डाइल्यूट मतलब तनु था, तो उतना अधिक मात्रा में HNO3 नहीं था और लो टेम्परेचर ही रखे थे। अब दूसरा कंडीशन दे रहा है कि कंसंट्रेट HNO3 और गर्म भी करना है। देखो उसमें तो तनु था लेकिन गर्म नहीं कर रहे थे, लो टेम्परेचर था। यहाँ पे कंसंट्रेट है और गर्म भी करना है, तो सोचो कितनी मात्रा में और देगा वो, है ना। तो देखो क्या बोला गया है कि फिनाल का हम कंसंट्रेट HNO3 और गर्म करते हैं तो वो 3 पोजीशन पे जोड़ देता है। देखो क्योंकि सांद्र है, बहुत अधिक मात्रा में है, और भी गर्म करते हैं तो वो पूरा का पूरा जोड़ देता है। जहां जहां पॉसिबल है ना नाइट्रो ग्रुप जोड़ने की, वहां पे वो जोड़ देगा। मतलब कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, आर्थो पे है, आर्थो डेस पे है और पैरा पे है ना। तो क्या नाम देंगे इसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। अब एक क्वेश्चन आता है आपको, फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका सामान्य सूत्र, सामान्य नाम होता है पिक्रिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक अम्ल फिनाल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रिएक्शन दीजिए करके पूछता है। तो आपको यही वाला रिएक्शन देना है जी, ये ऊपर वाला रिएक्शन नहीं देना है आपको, ये वाला नहीं देना है। पिक्रिक अम्ल पूछता है तो हमारा नीचे वाला रिएक्शन को देना है। क्या है पिक्रिक अम्ल का सूत्र, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितना पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे, तो इसीलिए ट्राइनाइट्रोफिनाल। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल को ही हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है वो छाप लो अपने दिमाग पे, ये आता है मतलब आता ही है। तो हम फिर से क्या पढ़ें, नाइट्रीकरण पढ़ें। नाइट्रीकरण में 2 कंडीशन पढ़ें, एक तो डाइल्यूट वाला और एक कंसंट्रेट वाला। डाइल्यूट वाला लेते हैं तो 1 पोजीशन पे जोड़ता है, कंसंट्रेट लेते हैं तो 3 पोजीशन पे जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक,
तो अब ये हो गया तीसरा हमारा। अब आते हैं चौथा। अब चौथा क्या है उसको पढ़ते हैं, एल्कलीकरण और एसिलीकरण। जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता है एल्कलीकरण और एसिलीकरण, वही है हमारा यहाँ पे। तो फिनाल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड एवं एसिल हैलाइड से क्रिया कर क्रमशः एल्किल फिनाल एवं एसिल फिनाल बनाता है। यह भी क्या होगा, आर्थो एवं पैरा का मिश्रण देगा बोल रहा है। मिश्रण मतलब कि मिक्सचर, आर्थो और पैरा वाला। जैसे कि ऊपर में भी तो हुआ था ना हमारा, नाइट्रेशन में हुआ था जो नाइट्रीकरण बोलते हो आप, ब्रोमिनेशन में हुआ था जो अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में CH2 के रूप में ले रहे थे तो आर्थो और पैरा बन रहा था। वैसे ही है यहाँ पे भी हमारा आर्थो और पैरा का मिक्सचर बनता है। तो देखते हैं ये फिनाल है हमारा। ये CH3Cl क्या होता है, एल्किल क्लोराइड होता है। ये है आपका एल्किल क्लोराइड। लिख लीजिएगा इसका नाम, एल्किल क्लोराइड होता है। ये हुआ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, मतलब कि AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। हाँ, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, इस सब का आप जब आगे पढ़ोगे तो सबका मैकेनिज्म देता है, बट यहाँ पे आपका मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, है ना, इस वाले कंडीशन में, क्योंकि ये कंडीशन ही तो दिया है तो मैकेनिज्म कैसे पूछेगा। तो देखो यहाँ पे AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, Cl को ले लेगा और बाहर निकल जाएगा HCl बनाकर, और CH3 बचा है वो जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा या तो यहाँ पे जुड़ जाएगा जी आपका। तो क्या हुआ हमारा, ये है CH3 जुड़ा, यहाँ पे एक नया CH3 जुड़ा, तो इसका सामान्य नाम होता है आर्थोक्रिशाल या पैराक्रिशाल, या आप नाम लिख सकते हो आर्थोहाइड्रॉक्सी टालविन, क्योंकि टालविन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये है टालविन, और इस टालविन में आर्थो पोजीशन पे जुड़ा है हाइड्रॉक्सी ग्रुप, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो क्रिशाल नहीं बोलना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, आर्थोहाइड्रॉक्सी टालविन इसका नाम हो जाएगा। या क्या होता है, आर्थोमेथिल फिनाल, तो आर्थोमेथिल फिनाल को उतना यूज नहीं करते, क्या बोलते हैं, आर्थोहाइड्रॉक्सी टालविन बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, पैराक्रिशाल नहीं बोलोगे तो पैराहाइड्रॉक्सी टालविन हो जाएगा जी, ठीक है। तो आर्थोक्रिशाल बोल सकते हो या पैराक्रिशाल बोल सकते हो। तो फिनाल से क्रिशाल कैसे बनाते हैं वो पूछा जाता है। तो क्या करना है आपको, एल्किल क्लोराइड की उपस्थिति में, एल्किल क्लोराइड का फिनाल के साथ रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा आर्थोक्रिशाल और पैराक्रिशाल बनता है। ये हुआ। तो एल्किल समूह के नाभिक से जुड़ने के कारण यह अभिक्रिया एल्कलीकरण कहलाती है, एल्कलाइजेशन जिसको बोलते हैं। एल्किल ग्रुप है, ये R ग्रुप है ना, तो ये आपका बेंजीन में फिनाल पे जुड़ रहा है, इसलिए एल्कलीकरण कहते हैं। अगर CH3CO जुड़ता है तो उसको एसिलीकरण कहते हैं। जो ये हमारा नीचे वाला है वो वाला एसिलीकरण हो जाएगा, ये हमारा एल्कलीकरण है। अब एसिलीकरण देख लेते हैं हम। फिनाल का रिएक्शन करवाए हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। AlCl3 ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ही है। अब यहाँ पे जैसे कि ऊपर में HCl जुड़ा था, हटा था, तो यहाँ पे भी तो HCl है हमारा, ये हटेगा और ये ग्रुप यहाँ पे जाकर जुड़ेगा। देखो ये या तो यहाँ पे जुड़ेगा जी, तो यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे जुड़ा है या तो एक पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिल ग्रुप बोलते हैं। तो इसी के कारण इस अभिक्रिया के कारण अभिक्रिया का नाम क्या पड़ा है, एसिलीकरण। एसिल ग्रुप जुड़ने के कारण एसिलीकरण। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्कलीकरण और एसिलीकरण। एल्कलीकरण में आपका CH3 जुड़ेगा या R ग्रुप जुड़ेगा, और एसिलीकरण में CH3CO ग्रुप जुड़ता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो अभिक्रिया है, एल्कलीकरण और एसिलीकरण, फिनाल के साथ रिएक्शन में, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट। एक लास्ट और है आपका छोटा सा, मर्क्यूरीकरण। ये उतना आता नहीं है बट बुक में सिलेबस में दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं, है ना। बाकी इससे जो 4 पढ़े हैं पहला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतना नहीं आता। फिनाल मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ गर्म करने पर आर्थो एवं पैरा एसिटॉक्सिल मर्क्यूरिक फिनाल का मिश्रण बनाता है। यह फिनाल है हमारा, ये मर्क्यूरिक एसीटेट अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। कैसे लिखते हैं, CH3CO और ये है OHGOCOCH3, है ना। तो मर्क्यूरिक एसीटेट ये भी हुआ हमारा। और एसिटिक एसिड और गर्म करने पर हमारा क्या होता है, ये जो एक पार्ट है देखो ये एक टूटेगा
और ये वाला ग्रुप या तो यहाँ पे जुड़ेगा और ये वाला बाहर, मतलब ये बाहर निकलेगा एसिटिक एसिड, यहाँ का हाइड्रोजन लेकर ये एसिटिक एसिड बाहर निकलता है। तो हमारा फिर से वही है, आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और एक पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ये है मर्क्यूरिक एसीटेट और ये जो बना है प्रोडक्ट आर्थो एसिटॉक्सिल मर्क्यूरिक फिनाल या पैरा एसिटॉक्सिल मर्क्यूरिक फिनाइल देता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनाल में, या हम बोल सकते हैं बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं, जो भी आपका फिनाल का नाभिक में जो है हाइड्रोजन उससे रिप्लेस होकर प्रतिस्थापन होकर वो रिएक्शन करता है। तो हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और एसिलीकरण या एल्कलीकरण और एक है मर्क्यूरीकरण। ये 5 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।